157 डेज। क्या आपको लगता है कि अभी पॉसिबल नहीं है नीट क्रैक करना? क्या आपका सिलेबस अनटच्ड है? क्या आपने अभी तक एनसीईआरटी हाथ तक नहीं लगाई है? पॉसिबल है। मुश्किल है बट है पॉसिबल। ज्यादा भी मुश्किल नहीं है। 5 महीने इज मोर देन इनफ फॉर सिलेक्शन एंड प्रेपरेशन, एंड बच्चों ने एक्चुअली किया है। तो दिस इज फॉर यू। प्लीज अंडरस्टैंड, आप एंड तक सुनिए। बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो लोगों ने इतने स्प्रेड कर दिए है कि वो एक ट्रुथ या एक फैक्ट जैसा पोर्ट्रे हो गया है। बच्चे उसकी वजह से डर जाते हैं, बच्चे उसकी वजह से पढ़ाई नहीं करते, एंड 5 महीने पहले ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि उनको ड्रॉप ईयर लेना है या उनको कोई बैकअप प्लान रखना चाहिए या नहीं। तो दैट इज सो रॉन्ग। स्टे ट्यून टिल द एंड। आपको मैं कुछ मिथ्स बताऊंगा, आप उसके बारे में सुनिए, जानिए एंड अंडरस्टैंड दैट यू स्टिल हैव अ चांस। एंड अगर आप ये वीडियो देखते हो तो मेक श्योर दैट दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ योर एंटायर ईयर, बिकॉज आप यहाँ वीडियो देख रहे हो और एक टॉपर वहां पे रिवीजन कर रहा है। अगर आपको सीट चाहिए तो आपको वो बनना पड़ेगा, ये नहीं। So the most common myth flying around is you need to study 16 hours a day to crack NEET exam, which is very wrong because practically speaking अगर कोई टॉपर बच्चा है, आई अग्री, वो 16 घंटे पढ़ रहा है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं एक्चुअली, बट उनको उसकी आदत है, वो कंसिस्टेंसी से सालों से वो पढ़ रहे हैं। वैसे तुम्हें आदत नहीं है। तुम अगर मैक्सिमम 6 से 7 घंटे पढ़ सकते हो दिन का, तो उतना ही रखो। इंक्रीज इट ग्रेजुअली। तुम आज 7 घंटे पढ़ो, तुम कल ट्राई करो 8 घंटे पढ़ने को। पुश योर सेल्फ स्लोली। सडनली तुम अगले दिन उठ के 16 घंटे नहीं पढ़ सकते। बहुत बच्चे हैं जिनका मैक्सिमम कैपेसिटी 12 घंटे है, दैट इज मोर देन इनफ। तुम 12 घंटे में अगर एफिशिएंटली तीनों सब्जेक्ट प्रॉपर्ली कवर करते हो, तुम एक टेस्ट भी ले सकते हो, तुम रिवीजन भी कर सकते हो, तुम बैकलॉग कवर कर सकते हो, तुम अगर प्रॉपर्ली प्लान करके सब कुछ कर सकते हो, तो क्या बुरा है? क्या जरूरत है तुम्हें 16 घंटे के पीछे भागने की? तुम पहले जो हाथ में उसको करो। अगर तुम्हारा 12 घंटे से भी मन नहीं भरता है, उतना पढ़ने के बाद तुम्हें लगता है तुम्हें एनर्जी है, गो फॉर 16 आवर्स। कोई मना नहीं कर रहा, बट ऐसा नहीं कि तुम एक दिन 16 घंटे पढ़ो, फिर पूरा हफ्ता ब्रेक लिया एंड देन यू आर प्राउड अबाउट योर सेल्फ कि तुमने 16 घंटे पढ़ाई की, एंड उसके बाद तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो बिकॉज एक दिन पढ़ाई की तुमने बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है। रोज पढ़ना है तो 10 घंटे ही पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। उतना कंसिस्टेंसी से पढ़ो, जो तुम टारगेट बना रहे हो उसको टारगेट को कंप्लीट करो। अगर तुम ये कर सकते हो तो ही तुम्हारा सिलेक्शन पॉसिबल है। लाइक दैट टेक्स यू क्लोज टू द सिलेक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि तुम 1 महीना पढ़ो, फिर 1 महीना ब्रेक, फिर 1 महीना पढ़े, ऐसे नहीं। पूरे 5 महीने सेम कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो एंड गेट इट रिटर्न। तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है अगर तुम ऑनेस्टी के साथ करते हो तो। The next myth I want to talk about is NEET is only for coaching students, which is very wrong. सुनने में भी गलत लगता है because there are many previous year AIR holders जो actually toppers रह चुके हैं, जिन्होंने सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठ के फ्री लेक्चर्स या कोई ऑनलाइन बैच लिया था, उससे पढ़ाई करके एंड दे क्रैक नीट विथ ग्रेस मार्क्स एंड बहुत अच्छे रैंकिंग के साथ। सो तुम भी कर सकते हो ये, बट तुम कर नहीं रहे हो। तुम्हें लगता है ये मिथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन पढ़ाई। देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो ये सिर्फ मिथ सोच के ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। मतलब वो बच्चा आकाश जा रहा है, वो बच्चा आलियन जा रहा है, उसकी पढ़ाई मेरे से कितनी अच्छी होगी, एंड मैं तो घर पे पढ़ता हूँ, मैं कितना भी पढ़ लूँ, वो एनवायरनमेंट में मैं पढ़ाई नहीं कर रहा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तुम घर पे पढ़ो या कोचिंग में पढ़ो, तुम्हारा कंपटीशन उतना ही रहेगा। तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई और लेके जाएगा, सिंपली। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में रहे, तुम्हारा एक सीट तुम्हारे लिए रिजर्व हो, तो उसके लिए तुम्हें इरिस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस उतना ही है, बुक्स उतने ही है, एनसीईआरटी वही बुक्स है, इतने सालों से चलती आ रही है, देन गो फॉर इट। तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, फ्री टेस्ट सीरीज इतने सारे हैं, डिस्काउंटेड प्राइजेस पे है, देन इतने सारे ऑनलाइन बैचेस है, यूट्यूब पे सब फ्री पढ़ाई होती है, लाइव लेक्चर्स होते हैं, फ्री रिसोर्सेज के लिए टेलीग्राम है, बुक्स है, सब कुछ है। देन वाई आर यू हियर, वाई व्हाट्स स्टॉपिंग यू? सिंपली तो गो फॉर इट, डू इट। ये मिथ्स पे बिलीव करना बंद कर दो। कोई कोचिंग या कोई बाहर का बंदा तुम्हें नहीं रोक सकता पढ़ने के लिए, अनलेस एंड अनटिल तुम्हें ही नहीं करना है। तुम्हें करना है देन गो फॉर इट। तुम्हारा ड्रीम है मेडिकल कॉलेज लेना, तुम्हें डॉक्टर बनना है विद ग्रेस मार्क्स एंड विद ग्रेट फ्यूचर, देन डू इट राइट नाउ। बुक खोलो, पढ़ाई करो, शेड्यूल बनाओ, प्लानर बनाओ एंड जस्ट स्टडी। कोई कोचिंग या कुछ नहीं, कोचिंग सिर्फ तुम्हारा एक ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, तुम्हें वो ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है। तुम्हें बस एक कंपटीशन वाला फील आता है कोचिंग में बैठ के कि मेरे साथ इतने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे से बेटर भी इस क्लास में बच्चे हैं, बस उतना करता है। वो तुम घर पे भी कर सकते हो।
तुम घर पे ऑनलाइन बैचेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हें करना है तो, नहीं तो दरवाजा बंद करो, 12 से 13 घंटे पढ़ाई करो। तुम्हें जरूरत नहीं है कंपटीशन वाले फील्ड की। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जब टाइम आए, लाइक लास्ट के 2-3 महीने बच जाए तब इंटेंसिव टेस्ट सीरीज दो एकदम, यू नो, मोटिवेट होके। डोंट लूज होप, 5 महीने बहुत टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन ये बहुत तब होगा जब तुम एक्चुअली इसका यूज करो, नहीं तो फिर इट इज वेरी लेस टाइम। सो दिस वन myth इज वेरी अनबिलीवेबल दैट एनसीईआरटी isn't enough for biology। एंड मेरे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ जूनियर्स, कुछ सीनियर्स, इनसे सुना मैंने, विच इज वेरी रॉन्ग, बिकॉज एनसीईआरटी इज लाइक द मास्टर की ऑफ नीट। मतलब 360 में से 350 एटलीस्ट पक्के है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के, बिकॉज वो 10 मार्क शायद ही बाहर मैंने एक्स्ट्रा पकड़ लिए होंगे, उसका भी नेग्लिजिबल चांस है, बिकॉज एनटीए अगर डालेगा तो भी 1 या 2 मैक्स टू मैक्स बाहर से डालेगा, उससे ज़्यादा बाहर से नहीं आ सकता। क्योंकि अगर सिलेबस दिया ही हुआ है कि एनसीईआरटी बेस्ड है, तो क्यों ही आएगा बाहर से। एंड आ भी गया, 1-2 क्वेश्चन आ गए, तो क्या तुम ये बता सकते हो मुझे कि तुम्हारा वो 350 मार्क्स पूरा श्योर है? क्या तुमने पूरा एनसीईआरटी मास्टर कर रखा है, दैट यू आर थिंकिंग अबाउट दोज 2 आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस? क्या तुमने इतनी बार हर एक चैप्टर पढ़ रखा है, एटलीस्ट 15-20 बार पढ़ रखा है, दैट तुम्हारे एकदम से अच्छे हो गए वो चैप्टर्स एंड अभी तुम्हें बाहर से पढ़ने की जरूरत है? अगर है तो प्लीज गो फॉर इट। 10-15 बुक्स पढ़ो बाहर से, रेफरेंस बुक्स यूज करो, कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि इतना बायो मेजॉरिटी एनसीईआरटी से आएगा, तो क्या तुमने अपना एनसीईआरटी मास्टर किया है? अगर नहीं किया है देन यू हैव योर ओन आंसर। तुम फालतू में मिथ लेके मत बैठो। ओपन योर एनसीईआरटी, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा रटो, पूरा समझो, अच्छे से पढ़ो, गिव क्वेश्चंस, एंड तुम खुद देखो कि पास्ट ईयर में जितने भी पीवाईक्यू है बाहर से क्या ही आया है। कुछ आया भी है देन उसको समझ लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो। इट्स ऑब्वियस कि अगर बाहर से आया होगा तो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं होगा, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, वर्ड्स ट्विस्ट किए होंगे, बाहर से तो नहीं आया होगा। ऑब्वियसली आया है तो उसको रट लो। अगर लग रहा है तुम्हें आएगा, जितना पहले तुम्हारे बुक में है पहले उतना पढ़ लो, उसके बाद थिंक ऑफ अदर रेफरेंस बुक्स, जितना हाथ में उतना कर लो, उसके बाद कोई मना नहीं कर रहा तुम एक्स्ट्रा पढ़ने में, बट जो हाथ में पहले उसको खत्म करो। द नेक्स्ट मिथ इज ओनली टॉपर्स कैन सॉल्व नीट के ट्रिकी क्वेश्चंस, व्हिच इज वेरी रॉन्ग इन बायस्ड ओपिनियन। बिकॉज टॉपर से कंपैरिजन पहले तो छोड़ दो, बिकॉज उन्होंने कंसिस्टेंसी से इतना प्रैक्टिस किया है, सेम टाइप के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा कर लिए हैं कि उनको याद ही हो जाता है। वो 2-3 लाइन में पढ़ के ही क्वेश्चन क्या पूछेगा इसके आगे वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, और हमेशा सही होता है उनका मोस्टली। तो अगर तुम्हें वैसा बनना है, तुम भी प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाओ, तुम उसको समझो, उसको सॉल्व करो इतना ज़्यादा, तो तुम्हें याद हो जाएगा वो भी, तुम्हें भी उस लेवल पे पहुंच जाओगे आसानी से। प्रॉब्लम ये है लोगों की, वो फिजिक्स नाम सुन के डर जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट समझते नहीं है। अभी किसी को बोला जाए कि ग्रेविटी मतलब क्या है, सबसे पहले उसके दिमाग में आएगा ग्रेविटी इज पुल टुवर्ड्स अर्थ। अरे सिंपल डेफिनेशन ग्रेविटी का ये है दैट इट इज वर्टिकल एक्सीलरेशन। टूवर्ड्स अर्थ बोलोगे तो आधे बच्चे तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि टूवर्ड्स अर्थ है मतलब हर एक केस में नेगेटिव होगा ग्रेविटी। ऐसा नहीं है। अगर बॉडी ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो बॉडी के रिस्पेक्ट में ग्रेविटी नेगेटिव है। अगर बॉडी नीचे आ रहा है, ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, तो बॉडी के रिस्पेक्ट में ग्रेविटी पॉजिटिव है। ऐसे केसेस में यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सिर्फ फॉर्मूला रट के 2-3 केसेस पढ़ के नहीं होता। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे और फिर रोते बैठोगे नहीं हो रहा सॉल्व, ऐसे नहीं होता, वैसे कभी नहीं होगा। तो पहले अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, लेक्चर्स लगाओ, रिवीजन करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड पहले द मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट यू टॉकिंग अबाउट, उसके बाद गो फॉर द क्वेश्चन। तुम कॉन्सेप्ट ही नहीं समझोगे, अगर कॉन्सेप्ट का वर्ड क्वेश्चन में यूज किया तो क्वेश्चन कैसे समझोगे? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स इज ऑल अबाउट इंग्लिश। आधे क्वेश्चन तो इंग्लिश की वजह से लोग फंस जाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ो, तब जाके तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी इंग्लिश कितनी अच्छी है और कितनी बुरी। तो बहुत जगह लोगों का फॉर्मूला भी अच्छा होता है लेकिन उनकी इंग्लिश खराब होती है। तो वर्क ऑन थिंग्स जो एक्चुअली मैटर करता है। फिजिक्स इज नॉट ओनली फॉर टॉपर्स। एक एवरेज बच्चा भी फिजिक्स सॉल्व कर सकता है अगर वो विलिंगली ट्राई करे तो, एंड इट इज वेरी पॉसिबल एंड वेरी प्रैक्टिकल, डू इट। The next myth is skipping difficult chapters is okay, which is absolutely not okay, and the reason is सबसे पहले stop categorizing chapters based on difficulty level. Start categorizing based on weightage level and based on their length. अगर weightage ज़्यादा है and chapter छोटा है, जैसे modern physics,
जैसे सर्कुलेशन हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, ये सब छोटे चैप्टर्स है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू रिलेट है, जल्दी समझ आते हैं, तो ये ख़त्म कर लो जल्दी। फिजिकल केमिस्ट्री है, छोटे है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, वेटेज भी अच्छा खासा है, तो वो सब जल्दी करो। जो चैप्टर्स बहुत लेंदी है जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, एक्सक्रीशन, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ये सब लेंदी है, बोरिंग है, कभी कभी नहीं समझता, कभी कभी पढ़ने का ही मन नहीं करता, इनको थोड़ा टाल दो। जैसे टालना मतलब ये नहीं कि एग्जाम के 1-2 महीने पहले खुला, नहीं, टालना मतलब पहले ऑर्गेनिक करो, फिजिकल करो, जो भी है तुम्हारा फेवरेट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, जो तुम्हारा हाई वेटेज है एंड तुम्हें समझ भी आ रहा है, तो वो पहले खत्म कर लो। उसके तुरंत बाद मतलब बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ तुम उसको फिर से चालू करो, स्टार्ट विथ इट जो टाला था तुमने। एटलीस्ट तुम्हारे आज से 3rd मंथ नियरली फेब तक तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए एटलीस्ट वंस, अच्छे से। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखा देखा खत्म, ऐसे नहीं, प्रॉपर्ली लेक्चर्स देखे एंड प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस, एक बार सिलेबस हो गया खुश रहो, बट खुद को इतना बड़ा रिवॉर्ड मत करना। उसके बाद ट्राई टू रिवाइज द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर्स जो तुमने टाले थे, जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहे थे, एंड हाउ टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस। उसका एक ट्रिक है, जो टॉपिक है, ये तो ऑब्वियस है कि पूरा चैप्टर डिफिकल्ट नहीं होता, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक या सब टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, तुम क्या करो, कोई लेक्चर खोलो किसी भी टीचर का, 8-9 घंटे का होगा, यू डोंट हैव टू वॉच द एंटायर लेक्चर टू अंडरस्टैंड दैट वन टॉपिक। तुम कमेंट्स में जाओ, टाइम स्टैम्प ढूंढो एंड वो एक टॉपिक का नाम सर्च करो, वो टॉपिक का मैक्स टू मैक्स 10 से 30 मिनट के ड्यूरेशन का होगा, कोई टॉपिक 1 या 2 घंटे का नहीं होता, हमेशा छोटे ही ड्यूरेशन का कोई एक छोटा टॉपिक होता है जो डिफिकल्ट लगता है, जो कंफ्यूजिंग लगता है, तो सिर्फ उतना ड्यूरेशन ध्यान से सुनो, एक बार नहीं समझा दूसरी बार देखो, उस टीचर का नहीं समझ रहा दूसरा टीचर फॉलो करो, ऐसे यू वुड अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दैट वन थिंग और तुम्हें वो इजी लगने लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, डिफिकल्ट टॉपिक को तुम अगर 3 से 4 बार या उससे ज्यादा बार पढ़ते हो तो वो डिफिकल्ट टॉपिक तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है, तो डिफिकल्ट डिफिकल्ट लगना बंद हो जाता है। That is a way to deal with difficult topics. So the next myth is NEET is all about hard work and not strategy, which is very wrong because strategy is the one thing that makes you stand out from other, repeaters and droppers. एंड स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। स्ट्रैटेजी का पहला क्राइटेरिया इज टू नो द नंबर ऑफ चैप्टर्स यू हैव ऑलरेडी कवर्ड। अभी वो कैसे पता चलता है, उसके 4 क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया इज लेक्चर लगाना, लेक्चर मतलब प्रॉपर डिटेल्ड लेक्चर ऑफ एवरी चैप्टर अच्छे से, एक्सेप्ट फॉर बायो, बायो में अगर जरूरत है तो ही देखो, नहीं तो मत देखो, एनसीईआरटी इज इनफ। उसके बाद इंटेंस रिवीजन, मतलब हर हफ्ते वो जो बनाए नोट्स है उसको पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, हर हफ्ते एटलीस्ट वंस या ट्वाइस। उसके बाद तीसरा इज इंटेंस क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, हर चैप्टर के मिनिमम 300 से 400 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाने चाहिए मिनिमम। उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग फॉर बायो एंड केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक, बाकी यूनिट्स भी पढ़ सकते हो एनसीईआरटी, अगर तुम्हारा बाकी लेक्चर वगैरह लगा के हो गया हो तो टाइम वेस्ट मत करना। उसके बाद अगर नंबर ऑफ चैप्टर्स तुम्हारे पास आ गए कवर्ड, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इन एंटायर सिलेबस मल्टीप्लाइड बाय 100, तुम्हारा परसेंटेज ऑफ कवर्ड सिलेबस आ जाएगा। अगर तुम्हारा वो परसेंटेज 20 से कम है तो फिर तुम बहुत पीछे हो, यू नीड टू स्टार्ट एवरीथिंग फिर से अच्छे से एंड खुद को सीरियसली पढ़ने बिठाओ फोर्सफुली। उसके बाद अगर तुम्हारा 50 से 60% है, दैट मीन्स यू आर ओके रीजन में हो, तुम अभी भी बढ़ा सकते हो, अगले 1 महीने में तुम स्पीड अप कर सकते हो पोर्शन। एंड अगर तुम्हारा 75 के ऊपर है, दैट मीन्स यू आर वेरी क्लोज टू सिलेक्शन। कंसिस्टेंसी छोड़ना मत, कंटिन्यू करो प्लीज, पढ़ते रहो, रुकना मत, अभी तुम बहुत पास हो। डिमोटिवेट मत होना, अगर 20 से कम हो, 20 से कम वाले अभी भी सिलेक्शन ले सकते हैं, ओके। उसके बाद एक बार तुम्हारे नंबर ऑफ चैप्टर्स आ गए, अभी तुम्हें उसका लिस्ट बनाना है जो चैप्टर्स तुमने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, और वो चैप्टर जो तुम्हारा बैकलॉग है, और वो चैप्टर जो तुम्हारा रिवाइज करना है, ये 3 लिस्ट बन जाएंगे। उनको ऐसे सॉर्ट करो कि तुम्हारा मंथ एंड में हर एक लिस्ट में से आधा आधा कट हो जाए, ठीक है। और अगले 2 महीने में तुम्हारा मिनिमम एटलीस्ट 70% सिलेबस हो जाए, लास्ट का जो 30% है वो तुम धीरे धीरे कर सकते हो, लास्ट के 2-3 महीने में आराम से हो जाएगा। फेब्रुवरी एंड तक तुम्हारा सब हो जाना चाहिए, एक बार सिलेबस अच्छे से प्रॉपरली रिवीजन प्रैक्टिस सब मिला के सब हो जाना चाहिए। उसके बाद तुम्हें मिड मार्च से लेके अप्रैल पूरा लास्ट के 1.5 महीना सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग एंड इंटेंस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को देना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। टेस्ट नहीं दोगे तो कुछ फायदा नहीं है इतने पढ़ाई का, ठीक है। सिलेबस नहीं हुआ तो भी टेस्ट देना ही है, तुम्हें तुम्हारे वीक पॉइंट्स मालूम पड़ेंगे। उसके बाद लास्ट पार्ट इज, जो भी तुम बना रहे हो प्लानर,
यू हैव टू मेक श्योर कि वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे कैपेबिलिटी, तुम्हारे कैपेसिटी से मैच करता हो। तुम्हें किसी टॉपर की बात सुन के तुम्हें कंपैरिजन नहीं करना है कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिन में एक चैप्टर होता है तो दिन में एक ही करो, लेकिन तुम लेंदी चैप्टर एक करो एक सब्जेक्ट का, और दूसरे सब्जेक्ट का एक छोटा चैप्टर ले लो। ऐसे प्ले माइंडफुल गेम्स जो एक्चुअली वर्क करेंगे, प्रैक्टिकल गेम्स करो खुद के साथ एंड मेक इट वर्क, कि यही टाइम है, अभी तुम कर सकते हो, बाद में तुम्हारे पास टाइम नहीं रिग्रेट करने के लिए। अभी जो करना है अच्छे से करो, ऑनेस्टली करो। ये थोड़ा अनरियलिस्टिक मिथ है दैट यू शुड नेवर गेस आंसर्स इन नीट। ये एक्चुअली रॉन्ग है। फैक्ट इज यू कैन एक्चुअली गेस आंसर्स इन नीट। जैसे एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको। कभी कभी क्या होता है कि देर आर वर्ड्स लाइक ऑलवेज, only, but also, these are the words that eliminate certain reason assertion questions, या there are few dimensional analysis in physics जो तुम directly dimension देख के बता सकते हो कि ये तो आंसर रॉन्ग होगा, राइट होगा। तो अंडरस्टैंड दैट गेस कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा गेस, अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सिर्फ एक आंसर राइट निकल रहा है तो ही गेस करो। अगर तुम्हारे 50-50 हो रहे हैं, 75-25 हो रहे हैं, तो फिर मत करो, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि लास्ट एक ऑप्शन राइट बच रहा है तो ही गेस करो। अगर तुम्हें लगता है कि बाकी दोनों भी राइट हो सकते हैं, बाकी तीनों भी राइट हो सकते हैं, कोई एक राइट हो सकता है, एक भी एलिमिनेट नहीं हो रहा, दो एलिमिनेट नहीं हो रहे, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो। एक क्वेश्चन स्किप करने से बेटर कुछ नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो नेगेटिव मार्किंग का रिस्क मत लो। ट्रस्ट मी, बहुत फायदा होता है अगर तुमने ये स्किप किया तो बाद में रिग्रेट नहीं होगा। नेक्स्ट मिथ इज गिविंग 50 मॉक टेस्ट वुड गारंटी सक्सेस, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है। तुम 50 मॉक टेस्ट दे दो, उसको एनालाइज मत करो, और तो क्या ही फायदा फिर पेपर देने का। तुम 10 दो, तुम 20 दो, मैक्स टू मैक्स ठीक है उतना, बस देने के बाद उसको एनालाइज करो, अंडरस्टैंड योर वीक पॉइंट्स। वो पेपर में बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव में जा रहा है तो गिव इट अगेन। जब तक तुम्हारा एक मार्जिन लाइन क्रॉस नहीं होता 720 में से, अगर तुम एटलीस्ट 550 क्रॉस नहीं कर रहे हो तो गिव इट अगेन, गिव इट अगेन। एक ही पेपर बार बार दो जब तक तुम समझो नहीं तुम्हारा मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। ऐसा कर सकते हो, लेकिन फालतू में बस मॉक टेस्ट का नंबर बढ़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं हो। OMR कहीं पड़ा होगा, तुम्हारे यूज़ का नहीं होगा। तो मेक इट ऑफ सम यूज़ एंड उसको एनालाइज करो, मिस्टेक्स देखो, जो टॉपिक स्टफ गए जो तुम्हें नहीं आ रहे थे उसको हाईलाइट करो, उसको फिर से पढ़ो, देन गिव इट अगेन, उसके टाइप के और क्वेश्चन सॉल्व करो। दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स एंड दैट्स हाउ इट हेल्प्स इन एग्जाम। नेक्स्ट मिथ इज कि यू कांट क्रैक नीट इफ यू आर अ लेट स्टार्टर। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आई मीन बहुत लोग होते हैं जो 12th के एंड में सडनली याद आता है कि नीट एग्जाम है। कुछ लोग होते हैं जिनको ड्रॉप ईयर के टाइम पे फिक्स नहीं होता कि ड्रॉप ईयर लेना है या नहीं लेना है। कुछ लोग के पेरेंट्स जल्दी अग्री नहीं करते। ऐसे बहुत रीजंस होते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील। जब तक तुम्हारा प्रिपरेशन जनवरी के स्टार्टिंग में तक स्टार्ट हो रहा है दैट इज फाइन, तुम अभी भी क्रैक कर सकते हो जनवरी तक, तो यू हैव अ बफर टाइम। बट डिले मत करो। इट इज नियरली डिसम्बर नाउ, यू शुड स्टार्ट, you should begin every preparation properly and at least try to finish your entire syllabus by the end of Feb। वो तुम्हारा मार्जिन लाइन होना चाहिए। लेट स्टार्टर भी क्रैक कर सकता है एंड यू स्टिल हैव टाइम, यू स्टिल कैन डू दिस। एक और मिथ है दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स एंड नीट साथ में, मतलब दोनों को सेपरेट रखना पड़ेगा। दिस इज स्पेशली फॉर 12th बोर्ड्स के बच्चों के लिए। द फर्स्ट थिंग इज यू कैन क्रैक नीट बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग इज लाइक सिमिलर, दोनों के सिलेबस में ऑलमोस्ट सेम ही है। या बोर्ड्स में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, आई अग्री, बट यू कैन डू देम ड्यूरिंग योर दिन में 1-2 घंटा उसके लिए दे दो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है। बाकी टाइम तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ो। अगर कोई बहुत टफ सब्जेक्ट है तो उसके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल दो, तो यू कैन डू इट। क्योंकि बोर्ड्स देखो फेब्रवरी एंड तक बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद सिर्फ नीट ही नीट है। तो डोंट डिले योर पोर्शन, डोंट स्लो डाउन योर पोर्शन जस्ट बिकॉज ऑफ बोर्ड्स। तुम दोनों पढ़ सकते हो, दोनों इक्वली इक्वल इंटेंसिटी से पढ़ सकते हो, दोनों क्रैक कर सकते हो। ऐसे बहुत बच्चे जिन्होंने बोर्ड्स में भी टॉप किया है, जिन्होंने नीट में भी टॉप किया है साथ में। तो यू कैन डू दिस एंड इट इज एक्चुअली डूएबल, so be motivated। So the last and final myth is you should be a scholar all your life to crack NEET, which is very wrong, obviously, because I have known a topper, I have known a few toppers जो बचपन से टॉप करते आ रहे हैं बट उनसे नीट नहीं हुआ।
एंड ऐसे बहुत लोग हैं जो कभी टॉपर नहीं थे, एवरेज बच्चे थे, बट दे एंडेड अप इन अ वेरी गुड मेडिकल कॉलेज. So it's not about fate, it's not about how much you have been all your life, how have you been in your life. You just have to focus on what you want. आगे you can still change. तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें स्कॉलर बनना है, तुम्हें फेलियर बनना है, तुम्हारे ऊपर है. या this exam can actually define your entire existence. बहुत लोगों के लिए they will define you as your result. So do well, all the best, and let's hope to see you again with something new, something interesting.